हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेड फैक्ट पे। और मैं हूं आपका एसएसटी फैकल्टी गोविंद कुमार। और आज की इस वीडियो में हम चिपको आंदोलन को अच्छे से समझेंगे। पिछले क्लास में भी हमने इसकी चर्चा की थी, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण से वो नहीं हो पाया था। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन में जो चिपको का मतलब होता है गले मिलना या हगिंग करना। लेकिन जनरली अगर बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई और ये किस चीज के बारे में बात है। ये सबसे पहले ना आपके डिफॉरेस्टेशन मतलब है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए जो गांव के नागरिकों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, वहां के जनता के द्वारा ये जो जन आंदोलन किया गया था, इसी का नाम है आपका चिपको आंदोलन। तो सबसे पहले ये 1970 के दशक की बात है, जहां पे हम बात करें कि भारत के अगर हम बात करें तो भारत का ऐसा कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे भारत के दो हेड वाटर रिवर है। एक है आपके भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। तो इसी अलकनंदा के जल स्तर के बहाव के कारण जो ये उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड ये जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, इसी के जो चामोली एक गांव था, चामोली जिला, सॉरी, तो चामोली जिला का एक रैनी गांव था। रैनी गांव में यहीं पे जन आंदोलन हुआ था। हुआ क्या कि 1970 में जब अलकनंदा के इस रिवर का पानी ओवरफ्लो हो गया और आम बस्ती और लोगों के घर जो इस प्रलय में डूब गए थे, तो लोगों को इस बात का आभास हुआ कि नहीं, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व दिन प्रतिदिन गायब होता चला जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो लीड किए थे वो थे आपके सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा इनको लीड किए थे। लेकिन हम बात करें तो 1970 में ये प्रलय आया, लोगों को पता चला और लोग ने जन आंदोलन किया। अब ये जन आंदोलन किसके खिलाफ था? क्योंकि वहां पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे, ये सड़क बनाने के लिए और पहाड़ों क्षेत्र में नहीं ज्यादातर ये पेड़ों को काट रहे थे। तो वहां पे सुंदरलाल बहुगुणा ने सबसे पहले इसका विरोध किया। ऐसे कंपनसेशन अमाउंट और इसकी जगह पे दूसरे जगह पे जमीन चाहिए कि जितना पेड़ आपने काटा है उतना पेड़ आप दूसरी जगह लगा जाए। तो गांव वाले को ये संभावना दे तो दिया गया, लेकिन जैसे ही गांव के पुरुष है, जब उनको हेड ऑफिस में बुलाया गया, गांव से दूर है, तो वैसे ही वापस से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए और गांव में अपने पेड़ काटने का जो प्रक्रिया था वापस चालू किया। उनको लगा कि अब गांव में तो सिर्फ महिलाएं बची, ये तो क्या ही कर लेगी। तो उसी को देखते हुए 6 साल की छोटी बच्ची ने जब देखा कि वापस से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वन विभाग वाले आ कह रहे ये पेड़ काटने की प्रक्रिया वापस से चालू की थी, इन्होंने सबसे पहले उस गांव की एक महिला को बताया जिसका नाम था गौरा देवी। गौरा देवी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गांव की सभी महिलाओं को ना शिक्षित किया कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर गांव के पुरुष नहीं तो क्या हुआ, हम महिलाएं ही इसे डिफेंड करेंगे। तो हर पेड़ के पास 3 औरतें इस कतार के पास, अगर हमारी 3 औरतें जो है कतार में चलेंगे। जैसे कि हम इसको कुछ सर्च करके भी बता देते हैं। चिपको मोमेंट, अब देख सकते हैं कि किस प्रकार है। यहाँ पे लोग पेड़ के पास आके चिपक जा रहे थे और कि अगर आपको काटना ही है तो इसको पहले हमको काटिए फिर पेड़ को काटिए। तो जो चिपको आंदोलन था, ये गांव के सभी लोगों के द्वारा किया गया था।
और ये बहुत ही पॉपुलर है। हम कह सकते हैं कि एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले गांव वासियों के द्वारा सबसे पहला मुहिम था। तो गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा इसके मेन लीडर्स कंसिडर किए गए थे। तो ये असली में जो घटना हुआ था कि 20 मार्च को गांव वालों ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था 20 मार्च 1973 को। लेकिन ये जो रियल घटना हुआ था ये आपके जस्ट 26 मार्च 1973 को गांव वालों के द्वारा इस तरह का प्रोटेस्ट किया गया था। और फिर वापस से वन विभाग वाले आके 26 मार्च को काट रहे थे, जहाँ पे जितने भी ठेकेदार थे वही ठेकेदार लोग हैं। ये ठेका लिए हुए थे कि पेड़ को काट के उसका बिजनेस भी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन भी पहाड़ पे करेंगे। तो इसको देखते हुए सबसे पहले चिपको मूवमेंट जो था, चिपको आंदोलन है, ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में गांव वासियों के द्वारा ये पहला ऐसा मूवमेंट था। तो इनके लिए जो गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा थे, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा भी पुरस्कृत किए गए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मृदा संसाधन की ओर। आई होप आपको ये चिपको आंदोलन क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट होगा आपको, या एक बार आप कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के आप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज के डिस्कशन का पॉइंट है मृदा संसाधन, मिट्टी। मिट्टी की बात करें ना तो इस धरती पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। और ये मिट्टी का जो निर्माण है, इसको बनने में लगभग लाखों करोड़ों साल लग जाता है। एक 10 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो लगभग 10 लाख से भी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि ये सभी मिट्टी का निर्माण ना मुख्यतः आपके पहाड़ के पत्थर जो है इनके टूटने से, जब पहाड़ के पत्थर टूटते हैं तो कंकर पत्थर में परिवर्तित होते हैं। फिर बहुत सारे क्लाइमेट सन हीट के कारण एक ऐसा समय आता है कि टूट टूट कर राख बन जाता है, और इन्हीं से ना ये मिट्टियों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी जो है ये आपका ना एक तरह से मदर है सभी जीवों का, क्योंकि ये मिट्टी ही है जिसमें आपकी वनस्पतियां पनपती हैं और उन्हीं वनस्पतियों को खाकर सभी जानवर बने होते हैं। और ये मिट्टी ही है जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर के बाद ये लाइफ को इस धरती पर बैलेंस करने या सस्टेन करने में सबसे ज्यादा इसकी अहम भूमिका है। एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं कि मिट्टी की क्या रोल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। हम प्राकृतिक संसाधन इसलिए कह रहे हैं ना कि इसे कोई बनाया नहीं है, ये प्रकृति में पहले से ही ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद ये पौधों के विकास का माध्यम, मतलब जितने भी फ्लोरा के स्पीसीज होंगे, फ्लोरा मतलब फ्लावर या प्लांट की स्पीसीज है, इन सभी प्रजातियों को सबसे ज्यादा विकसित करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले जो है ये मिट्टी का है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जितने भी आपके जीव हैं इस धरती पे, सभी को पोषित करने का काम ये मिट्टी करती है। मृदा या मिट्टी एक जीवित तंत्र है, एक तरह से लिविंग फैक्टर है, जहाँ पे सभी सजीवों को जीवन जीवन दान योगदान देने में सबसे ज्यादा इसका रोल प्ले है। जैसा कि आपको बताया गया था कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब ये पत्थरों के टूट से बनता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक, सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति में अनेक तत्व इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि टेम्परेचर भी मैटर करता है, तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रियाएं, फिर पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं भी आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है कि हर अलग अलग स्थान पर हमारा जो मिट्टी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि गंगा के आसपास के क्षेत्रों में ये आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो है ये कृषि के लिए आपका बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। वैसे ही अगर बात करें तो जनरली 8 प्रकार की मिट्टी होती है,
और इन सब की मिट्टी की किस मिट्टी की गुणवत्ता में ना कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे कृषि करनी चाहिए, इसे एक ICAR जो है ये बताता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये जो है ICAR कमेटी यही निर्धारित करता है कि किस प्रकार की गुणवत्ता में कैसी खेती करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे पहले कृषि की जो खोज हुआ था ये आपके पाषाण युग में हुआ था, जहाँ पे लोग पत्थरों के ही टूल से बहुत सारे जीवन यापन करते थे, चाहे शिकार करना हो या फिर कोई भी टूल्स हो डिफेंड करने के लिए, ये सब चीज पत्थरों के। उसी समय में जब शिकार करना और उसको इकट्ठा करने की जो प्रोसेस चल रहे थे, जिसको हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफ कहते हैं, उस लाइफ में ही ना जब मेसोलिथिक आता है मतलब मध्य पाषाण युग, तो उस समय जब घर के पुरुष शिकार करने आते थे तो महिलाएं गुफा के पास ही बैठ के इन चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस आम की गुठली को खाया है, जिस भी सीड्स को उन्होंने खा के फेंका, एक समय के बाद ऐसा समय आया कि वो उगने लगे, ये ग्रो करने लगे। तब लोगों को ये खेती के बारे में सबसे पहले आता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि खेती के सबसे पहले जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, किसके मन में ये पनपा होगा, ये महिलाओं के, क्योंकि महिलाओं ने ही ऑब्जर्व किया था, कोई देखने नहीं गया था, लेकिन ये इतिहासकारों के द्वारा ये दावा किया जाता है। तो इसके बाद हम बात करें, मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी केमिकल्स और बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है ना, ये सॉइल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। क्योंकि मृदा जैव ह्यूमस और अजब दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। हम ह्यूमस हम जनरली ऐसे कह सकते हैं ना कि मिट्टी का वो लेयर ना जहाँ पे किसी जैविक वनस्पति या फिर किसी बड़े एनिमल्स को जब दफनाया जाता है तो एक ऐसा समय आता है ना कि वो मिट्टी में घुल मिल के इस मिट्टी को ना नमी प्रदान करते हैं। तो उसी नमी को हम ह्यूमस कह रहे हैं कि मृदा जो जिसे ह्यूमस कहते हैं और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। और आगे एक चित्र है 1.5, उससे हम समझ सकते हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया भी जो है सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो हम नीचे डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो मिट्टी का लेयर है ना, ये बेसिकली 4 लेयर में, जिसको हम होराइजन A B C या D, होराइजन मतलब मिट्टी का लेयर, या इसे हम कह सकते हैं कि ऊपरी संस्तर की मृदा, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वनस्पतियां पनपती है इन्हीं लेयर में होती है। एक होती है ऊपरी संस्तर की मृदा और दूसरा उप मृदा या क्षैतिज चट्टान, जिसमें बालू, गाद, सिल्ट या मृत्तिका पाई जाती थी। इन्हीं लेयरों में टॉप सॉइल और सब सॉइल जो लेयर है, इन्हीं में ही आपकी ज्यादातर वनस्पतियां पनपती है, चाहे वो पेड़ हो या किसी भी प्रकार की वनस्पति हो। आगे इसके बाद है अधस्तरीय अपक्षय आधारित चट्टानें, जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स के साथ ही, लेकिन एक चौथा ऐसा लेयर आता है जहां पे आपको बेड रॉक्स, इसी पत्थरों का चट्टान, और यही इसी लेयर में ना आपके पानी जो है ये आके जम जाते हैं। तो धरती के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं ये हार्ड स्टॉक, सॉफ्ट स्टॉक, हार्ड स्टॉक, सॉफ्ट स्टॉक, इस प्रकार से स्टॉक होते हैं। तो मृदा से ही बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, जिसको हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हम कह सकते हैं कि हिमालय नदियां यही 3 मेजर नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों का जो उद्गम है हिमालय हिमनद से हुआ, मतलब हिमालय के ग्लेशियर से हुआ था, जो जो उत्तर भारत के ना आपके ज्यादातर जीवन शैली को ये प्रभावित करते हैं। अगर ये तीनों नदी ना हो तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में जीवन यापन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं रहेगा वहां पे कोई भी जीव जंतु कोई भी नहीं रहना चाहेंगे। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियां के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो आपको शुरुआत में बताया कि जितने भी आपके हम बात करें कि गैंगेटिक प्लेन रीजन, जहाँ पर गंगा के क्षेत्र है वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की ही बात करें तो ये जनरली आपके जलोढ़ मिट्टी की बात करें 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका खादर, जो कि ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ये होता है नई।
और दूसरा होता है आपका बांगर। ये जो है बांगर मिट्टी, ये है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। एक को कह सकते हैं खादर, दूसरा बांगर। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। भंगार मतलब भी होता है पुराना, तो हम बांगर कह सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट बच्चों, जलोढ़ मृदा में रेत, सील्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है, और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चोट क्षेत्र, तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो ये आपको उस बता रहे हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी के पास वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे मोटी प्रकार की कंकर पत्थर वाला रीजन पाया जाता है। जैसे जैसे जाते हैं तो तलहटी पर बने मैदान जैसे चोट क्षेत्र जैसे तराई में आमतौर पर पाई जाती है। फिर कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। तो पूर्ण सा कण का क्या आकार है या फिर इसकी क्या क्या फैक्टर्स है ना, ये मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, जैसा आपको बनाया गया। पुराना जलोढ़ जो होता है जिसको कहा जाता है बांगर, और नया जलोढ़ को खादर। तो बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। इसकी पहचान ये है कि बांगर में आपका जो कंकर के जो ग्रंथियां हैं इनकी मात्राएं जो होती है ये ज्यादा होती है। और बांगर मृदा में कंकर ग्रंथि ज्यादा होती है, और खाद मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण, सबसे महीन महीन कण पाए जाते हैं। ये खादर रीजन हो गया। ऐसे हमें खादर और बांगर की पहचान कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ खादर या बांगर के की मिट्टी होती है, इसके अलावा नहीं और भी मिट्टी होती है। तो हम वन बाय वन करके सभी मिट्टी को समझेंगे। तो अगर कभी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि जलोढ़ मृदा की अविशेषताएं लिखी है, तो पहला चीज हम इस पैराग्राफ से समझ सकते हैं जलोढ़ मृदा की विशेषताएं कि जो जलोढ़ मृदा होती है बहुत उपजाऊ होती है, मतलब एकदम फर्टाइल लैंड होता है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है, जिनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज या दलहन जैसी फसलों को उपजाने में ये प्रयुक्त मानी जाती है। कि ऐसी मिट्टी जो है इस प्रकार की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, इसको हम डीप फार्मिंग भी कह सकते हैं। इस प्रकार से गहन खेती की जाती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जहाँ पे पानी का लेयर रहेगा वहां पे हर कोई रहना चाहेगा, जहाँ पे पानी रहेगा नहीं वहां पे कोई भी जीव जंतु नहीं। और इसी रीजन्स में जो आसपास क्षेत्र में जब नदी इतनी बड़ी बहरी गंगा जैसी नदी, तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे जो मिट्टी भी होगी वो उपजाऊ ही होगी, और जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहां पे कृषि ज्यादा होगी, और कृषि ज्यादा होगी तो हर कोई वहां पर रहना चाहेगा। यही कारण हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा गंगा नदी उसी स्टेट से आपका फ्लो कर रहा है। बिहार में 445 किलोमीटर बह रहा है, जिसमें बिहार में भी अगर हम पटना की बात करें तो पटना में मात्र ये 100 किलोमीटर मतलब 99 किलोमीटर तक ही ये फ्लो करता है। तो सूखे क्षेत्र की मृदा अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो मृदाओं का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो भारत में अनेक प्रकार की उच्चावृत्तीय जलवायु वनस्पतियां पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदा विकसित हुई है। जलोढ़ मृदा के बारे में बताते हैं कि मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। देश की महत्वपूर्ण मृदा वास्तव में संपूर्ण जलोढ़ मतलब गंगा जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट जो मृदा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है काली मृदा। अब काली मृदा से रिलेटेड ना इस साल 2025 के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि ये रेगुर मिट्टी जो है ये किस प्रकार की फसल के लिए, तो काली मिट्टी को ही ना बच्चों रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये जो है ये आपके कपास की खेती के लिए है। कपास मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कॉटन के लिए। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर लिखा हुआ है, रेगुर भी कहा जाता है, मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदाएं कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। मोस्ट समझ सकते हैं कि आपका VVI
फैक्ट्स है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि काली मिट्टी जो होती है ये कॉटन के खेती फार्मिंग के लिए बहुत ही सुटेबल है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनस्थलों से काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। अब बोलिएगा कि सर ये काली मिट्टी हुआ कैसे, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश का जो रीजन है ये भारत का ना सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं, मतलब मध्य भारत। और इस रीजन में पहले क्या होता था ना कि पहले ज्वालामुखी भूकंप के आने से ना ये लैंडस्लाइड होता था। अगर हम कह सकते हैं कि भारत की ये जो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। तीन नदियां बहती किसमें है? ये नदियां आपका जनरली ब्रेन्स घाटी में बहती है। कहाँ पे? ब्रेन्स घाटी। ब्रेन्स घाटी का निर्माण कैसे होता है? भूकंप के आने से। जब भूकंप आता है तो फॉल्टिंग होता है, उस फॉल्टिंग से एक जमीन का जो लेयर है ये नीचे की ओर चल सकता है। इसको हम समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपका कोई रबर है, इस रबर को अगर हम तीन टुकड़ों में बांटा जाए, उसको हम कह सकते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो अगर हम पार्ट ए को और पार्ट सी को अगर हम बाएं और दाएं की ओर ले जाए तो नॉर्मल सी बात है कि ये पार्ट नीचे की ओर गिरेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है कि जब भूकंप आता है तो हम इसमें कह सकते हैं कि भूकंप आने का मेन रीजन है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण। एक टेक्टोनिक प्लेट नंबर 1 हो गया, एक टेक्टोनिक प्लेट नंबर 2 हो गया। तो जो दो टेक्टोनिक प्लेट जहां पे टकराते हैं ना, इस रीजन को ही बच्चों कहा जाता है फोकस या केंद्रक, ठीक ना। यही आपका फोकस या केंद्रक। और इसी से ये जो तरंगे निकलती है इसी को कहा जाता है सिस्मिक तरंगे, मतलब इंग्लिश में हम कह सकते हैं सिस्मिक वेव्स। इस सिस्मिक तरंगों को इस सिस्मिक तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। अब इसी के परपेंडिकुलर रीजन में ना जहां पे आपका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तबाही देखने को मिलता है, इसी रीजन को हम कहते हैं एपी सेंटर। मतलब इसके जहां पर टेक्टोनिक प्लेट लग रहा है इसके जो लंबवत है जहां पर 90 डिग्री बना, इसी के जो परपेंडिकुलर रीजन है इसी को एपी सेंटर कहते हैं। और ये कितना मतलब खतरनाक आया है नहीं आया है इसको जनरली मेजर किया जाता है आपके रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किसका कोई डाउट है या नहीं जी। तो रिक्टर स्केल क्लियर है आपको? ये था भूकंप कुछ ऐसा होता है। तो जब भूकंप आया तो इसके बाद भी ना झटके महसूस होते हैं और इन झटकों को हम कह सकते हैं कि आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आफ्टर शॉक्स। ये जब आफ्टर शॉक्स आते हैं तो जब तक टेक्टोनिक प्लेट स्टेबल नहीं हो जाते हैं, मतलब है बैलेंस नहीं हो जाते हैं, तब तक ये हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं। और इन्हीं झटकों के कारण ना बच्चों कुछ ऐसा होता है, इन्हीं झटकों के कारण कुछ ऐसा होता है कि ये जो बी वाला लेयर है ये नीचे की ओर चल जाता है। ये उसके बाद है ये इस प्रकार की घाटी रहती है और इसी घाटी को कहा जाता है ब्रेन्स घाटी। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये ब्रेन्स घाटी में बहती है। मतलब एक ऐसा समय में भूकंप आया होगा जिसके कारण है ये दो लेयर नीचे की ओर दब गया और यहीं से नदियां बहती है। तो इन्हीं नदियों के भूकंप या उस समय हम कह सकते हैं कि कुछ मलबा जो बाहर की ओर निकले या वोल्केनिक इरप्शंस के दरमियान पहले के समय में, मतलब आज से 4 करोड़ साल पहले ही ये जो भारत था ये पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, तब जाके ये भारत इधर आया। तो हम कह सकते हैं कि आज से 4 करोड़ साल पहले ये इसका यहाँ हिस्सा होगा और वहां पे जो भी वोल्केनिक इरप्शंस आई होगी उसी से ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी एक अगर हम मुख्य स्रोत कह सकते हैं कि ब्रेन्स घाटी के बनने से हुआ और जब भी भूकंप या ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं प्राकृतिक प्रक्रिया या हुई इसी के द्वारा ये मलबे बाहर निकलने से आपके काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की जो मृदा है ये आपके दक्कन के पठार में, मतलब बेसाल्ट की चट्टानें उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है और
और इसके अलावा जैन सेलों से बनी है। ये मृदा महाराष्ट्र, स्वराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर पाई जाती है। तो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में है वो भी सही है, फिर उसका मध्य प्रदेश वो भी सही है, छत्तीसगढ़ है वो भी सही है। कभी कभी मल्टीपल ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं और कोई सिंगल वन भी रहता है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगर हम इस मैप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार है आपके कौन से क्षेत्र में पर्वत है और किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से जो मार्क किया हुआ है, ठीक ना, वीडियो में आपको ब्लू दिख रहा है। तो ये जो ब्लू कलर से जो मार्क किया हुआ है ये है आपको पर्वत और वन के क्षेत्र है। फिर इसके बाद है ये जो लेयर है ये है आपके जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र, मतलब इन क्षेत्रों में आपके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके बाद है ये जो लेयर है यहाँ पे आपको मिल रही है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। और फिर इसके बाद काली मिट्टी जो है ये आपका सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में आपको मिल रही है काली मिट्टी। ये मिल रहा है आपको काली मिट्टी और ये मिल रही है लाल और पीली मिट्टी। इसके बाद लेटराइट की जो मिट्टी है जिसको हम कह सकते हैं कि मटका बनाने या फिर बहुत सारे घड़ा के बर्तन ये सब बनाने के लिए उपयोगी है। ये जनरली आपको आपके जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के इस रीजन में आपको मिल रही है लेटराइट की मिट्टी, ठीक है। फिर इसके बाद जो शुष्क मिट्टी है ये बाकी ये सब क्षेत्रों में आपको पाई जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, जहाँ पे हमने भारत के मुख्य जलोढ़ मिट्टी में पढ़ा। यहाँ तक जो भी डाउट है आपको एक बार आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। जी नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे कि काली मृदा जो है बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, मतलब इसमें मॉइस्चर कैपेबिलिटी जो होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कह सकते हैं कि CaCO3, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। मतलब इसमें अलग से छिड़काव करने की जरूरत नहीं है, मिट्टी में पहले से विद्यमान रहता है। परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में बताया गया है कि जैसे अब गर्मी आए जाती है इस प्रकार की आप देख सकते हैं कि दरारें उत्पन्न होती है और दरार उत्पन्न होने के कारण ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के कारण भी जो ये ऑक्सीजन की जो मिनरल्स है बाकी इस मिट्टी में पहले से जो प्रेजेंट्स है उनमें ये मिश्रित हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करें लाल और पीली मृदा की। तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा। अब बोले सर ये आग्नेय चट्टानें क्या होते हैं? आग्नेय चट्टान जनरली ये वैसे चट्टान होते हैं जब ज्वालामुखी फटता है। तो ज्वालामुखी जब भी फटता है, मान लीजिए जाए कि ये ज्वालामुखी का लेयर है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें तो हम धरती के स्ट्रक्चर को भी समझते हैं, ठीक है। तो धरती का जो सबसे बाहरी लेयर जो सबसे पतला होता है इसको कहा जाता है क्रस्ट। फिर इसके बाद जो अंदर वाला लेयर है जो सबसे मोटा लेयर होता है इसको कहा जाता है मेंटल। और फिर उसके बाद ये दोनों लेयर जो है
ये है आपको बच्चों कोर। क्या है? CORE कोर। ये कुछ हमारे पृथ्वी की कुछ ऐसी आंतरिक संरचना होती है। इसमें हम बात करें तो जो क्रस्ट होता है इसमें मेनली जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं Cr। क्या होते हैं? Cr की अगर हम बात करें, यहाँ पे SI मतलब हुआ सिलिकॉन और A मतलब हुआ एल्यूमिनियम। एक होता है सिलिकॉन और दूसरा एल्युमिनियम। वैसे मेंटल लेयर की बात करें तो मेंटल लेयर में एक होता है सीमा। यहाँ पे हम बात करें तो ऐसा से हो गया सिलिकॉन और MS से हो गया मैग्नीशियम। फिर इसके बाद कोर की बात करें तो कोर में आपके जनरली नीफे पाए जाते हैं। नीफे नीफे मतलब अगर हम बात करें तो निकेल और Fe से फेरस मतलब आयरन। तो इस प्रकार के ये तत्व पाए जाते हैं। अगर हम जिस बात करें थिकनेस की, ये जनरली 40 से लेकर 40 किलोमीटर तक होते हैं। इसके थिकनेस की बात करें तो ये होते हैं 2900 किलोमीटर और इसके थिकनेस की बात करें तो ये होते हैं 2100 किलोमीटर। और इसकी इंटरनल टेम्परेचर की बात करें ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होता है कि सूर्य की जो महत्तम पर किरण या कोरोना होती है उस टेम्परेचर के ये समतुल्य होता है। फिर इतना तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर समझा। तो यही जो आपके जो मेंटल लेयर था उसी से ये सबसे पहले मोल्टेन मटेरियल निकलता है जिस और इसी लेयर से जब इसमें इंटरनल फोर्स है या हम कह सकते हैं कि इंडोजेनिक फोर्स जब लगते हैं मतलब आंतरिक है जब फोर्स लगते हैं तो इन्हीं से ना ये ज्वालामुखी ऊपर की ओर जाता है। तो ज्वालामुखी तो इंडोजेनिक फोर्सेस मतलब अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन से जनरली टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हुए। दूसरा कि इसके अंदर जो मोल्टेन मटेरियल है जिसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहेंगे? मैग्मा। मैग्मा मतलब एक तरह से आग का ज्वाला, जो जला हुआ पत्थरों का जो लेयर है एक तरह से पूरी तरह से द्रवीय रूप में है। यही है मैग्मा जो धरती के नीचे रहेगा मैग्मा। और जैसे ही ये विस्फोटों से बाहर आएगा तो ये सूखने के बाद इसी को कहते हैं लावा। मतलब ये पूरा इतना ज्यादा आग का रहता है जिसकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 2000 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है, 2000 से 3000 तक। तो इतना हाईएस्ट टेम्परेचर है जब सूख जाता है तो यही लावा से आपकी जो चट्टान बनती है वो होती है आग्नेय चट्टान। वो कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान, जिसके इंग्लिश में हम कह सकते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, आग्नेय चट्टान बोले इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे वही बात की जा रही थी कि ये चट्टान होते हैं। तो लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग द्रव्यदार आग्नेय और आंतरिक चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लाल मिट्टी होती है इसमें आयरन की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है क्योंकि आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। वही चट्टानों से टूट टूट कर ये मिट्टी का रूप धारण की है, इसलिए ये लाल है। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लेटराइट मृदा के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल द रेड कार्ड के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बाकी सब दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इन डिटेल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझ पाए। जो एनसीईआरटी का सीरीज है हम एसएसटी के हर टॉपिक्स को इन डिटेल और डेप्थ समझेंगे। सो इसी वाणी के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।